हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, करीब आज 15-20 दिन हो चुके हैं और इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, आज बनाने वाला हूँ हमारे फिर से नए पार्ट का। इस चलिए पढ़ाई के बारे में थोड़ी बाद में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इतने दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी गाइस, क्योंकि पेपर वगैरह भी चल रहे थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था एक तरह से कह लो। लेकिन हाँ, फिर से उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास अब देखिए गाइस, ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं हैं। जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो हमने ख़त्म कर दिए हैं, सिर्फ एक ही बड़ा टॉपिक है, वो है कीमोथेरेपी, और गाइस उसी को ख़त्म करना है। सो अभी मैं ब्रेन पढ़ा रहा हूँ, ब्रेन के बाद जस्ट हम तुरंत कीमोथेरेपी जाएंगे। कोई सीक्वेंस नहीं है ना गाइस, कहाँ हार्ट पे थे, फिर ब्रेन पे आ गए, फिर तुरंत कीमोथेरेपी चल रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं। जी हाँ, सीक्वेंस कोई नहीं होगा, सीक्वेंस कोई नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे तैयारी का कॉन्सेप्ट रखना है, सिर्फ तैयारी देखनी है, लेकिन जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मेरे चैनल पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, ना ही सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, पता नहीं कितने गंदे तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, पर कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ है ही नहीं दिमाग में। मेरे को व्यूज़ बढ़ाना है, लाइक्स बढ़ाना है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है, लोग देखें। मैं सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जिनको ज़रूरत है, जो ये फंसे हुए हैं कि मटेरियल सोर्स या सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ से हम पूरा एक एक तरीके से इकट्ठा कर सकें और उन वहाँ से अपनी तैयारी कर सकें। बेसिकली मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा ये दिमाग कहता है कि जितना हो सके उतना आपके सोर्सेस कम हों और नॉलेज ज़्यादा। तो आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल सी पॉसिबल है। आप सोर्सेज कम रखो ना, लेकिन जो सोर्सेज रख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से वो नॉलेज दे सके, एक ही समरी में पढ़ के आप तैयारी कर सको। तो मैं जिस तरह से चलूँगा, जिस रास्ते पे चलूँगा उस तैयारी को करते हुए, वो कुछ निशान छोड़ते हुए जाऊँगा, और वही निशान इस वीडियो के माध्यम से आपकी तरफ पहुँचेंगे। अगर आपको ये सूटेबल और कम्फर्ट लगता है गाइस, तो आप इसे फॉलो करना। अदरवाइज आप अपने मालिक हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, जिस तरह से चाहो उस तरह से तैयारी कर सकते हो। पर मेरे चैनल के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मेट क्या है, मेरे चैनल का फॉर्मेट क्या है, मैं किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ या आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ उस तैयारी के मीडियम को, उस फ्लो ऑफ स्टडी को, उस सोर्स ऑफ स्टडी को, जो भी आप कहें, है ना। तो सबसे पहली बात, मेरा कोई पर्पज़ नहीं है लाइक सब्सक्रिप्शन का। सिंपल सी बात है भाई, कि मेरे को बस इजी करना है, तैयारी करना एक इजी मीडियम हो जाए। मेरे को हार्ड लग रहा है, मैं नहीं चाहता किसी और को भी हार्ड लगे। तो अगर मेरे को हार्ड लग रहा है, मैं कर रहा हूँ और उसको सिंपल करना चाह रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से सबके सामने रख दूँगा, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप ईजी टेक कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए तो बात की बात है, जैसा आपको सूटेबल लगेगा आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। भगवान की अगर कृपा रही तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप पढ़ाई के बारे में स्टार्ट कर जाते हैं बात, काफ़ी दिनों से डिले हो रहा था। तो एंटी एनर्जी तक हमने गाइस ख़त्म कर लिया था। ठीक है, एंटी एनर्जी तो हो चुका हुआ था। काफ़ी एनर्जी की मैंने इंपॉर्टेंट ड्रग बताई थी। एंटी एनर्जी और एनर्जी में एनर्जी थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना, एनर्जी की ड्रग्स काफ़ी ध्यान से देखना, जैसे एम्फेटामिन, एफेड्रिन वगैरह मैंने आपको बता चुका है कैसे एक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बातें कर चुकी हैं। सबसे ज़्यादा एक्शन से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा एगोनिस्ट किसका है, अल्फा रिसेप्टर को कौन सा है, बीटा रिसेप्टर का कौन सा है, यही से पूछता है ज़्यादा। तो इस पर ध्यान देना, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई, बस आपको बस एक बार देखना है इस वीडियो को और क्लियर हो जाएगा। हाँ? तो आज बात कर रहे हैं किस चीज़ की। देखिए मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था कि एएनएस पार्ट में दो चीज़ पढ़ना है, एक नॉन एडीआर एडीआर, ठीक, जो एनर्जी में आ गए, और दूसरा एसीएच के बारे में, एसिटिलकोलिन के बारे में, और इन दोनों के छोटे मोटे नेचर को भी मैंने बता चुका है आपके न्यूरोट्रांसमीटर के क्लासिफिकेशन में। लेकिन अब दोनों की ब्रीफ नॉलेज के बारे में बात किए तो एडीआर और नॉन एडीआर तो खत्म हो चुका था। अब एसिटिलकोलिन के बारे में बात करते हो। एसिटिलकोलिन सिंपल सी बात है, एसिटिलकोलिन क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादातर देखा गया है ये। ठीक है, अब इसका नेचर, इसका न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशंस, किस केमिकल नेचर का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुकी हैं गाइस, आप पुरानी वीडियोस में देख लेना। आज स्टार्ट कर रहा हूँ उसी के बारे में ब्रीफ नॉलेज, जो एक पार्ट में एग्जिस्ट करता है, दैट्स द नेम इज पैरासिम्पैथोमिमेटिक, कोलिनर्जिक ड्रग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। अगर इसके डिफिनेशन के बारे में जाने तो क्या हो सकता है, व्हाट द डिफिनेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक।
जो पेनस से रिलीज होते हैं, जो पेरिफेरल नर्व टर्मिनल से रिलीज होते हैं, जिनका नेचर एसिटिलकोलिन की तरह होता है, दैट्स कॉल्ड एसिटिलकोलिन कोलिनर्जिक ड्रग। या सिंपल सी बात है पैरासिम्पटोमेटिक। तो इस देने का क्या रीज़न है? देखो बहुत से रीज़न हो सकते हैं भाई। अब एसिटिलकोलिन की कमी होगी तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि वो रेगुलेट कर सकें। पहले हमें ये जानना होगा कि एसिटिलकोलिन काम क्या करता है। ठीक, अगर हम जान गए तो काम क्या करता है और फिर वो नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसका काम भी नहीं होगा। मतलब अगर एसिटिलकोलिन में कहूँ कि ब्रोंकाई में काम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, मैचुरेशन मेंटेन करता है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को मेंटेन करता है। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग आती हैं जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ा देती है ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वगैरह हो सके अच्छे से। काफ़ी ऐसी ड्रग आती हैं, आप देखे होंगे ओमेप्राजोल वगैरह की ड्रग्स। ठीक है, क्या करती हैं वो? इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह की जो भी आपके जीआईटी ट्रैक्ट का है उसको बढ़ा देती हैं ताकि खाना अच्छे से पचेगा। यूट्रस कंट्रैक्शन मेंटेन का, वैसोकंस्ट्रिक्शन का, मैचुरेशन का। तो अगर एसीएच ना हो तो ये सारे एक्शन थोड़े से इफेक्ट हो जाएंगे एंड देन कॉज डिसीज, एनी काइंड ऑफ डिसीज। ओके, तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक कोलिनर्जिक ड्रग का आपका डेफिनेशन तो क्लियर हो चुका होगा। जो एसीएच की तरह हूँ, ऐसे ड्रग जो एसीएच की तरह हूँ वही कहलाते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। अब कोलिनर्जिक के ड्रग्स के एक्शन हो गए, डेफिनेशन हो गए, बहुत ही सिंपल तरीके से सिंथेसिस पे चलते हैं, किस तरह से ये बनता है। देखिए हमारे जो पैरासिम्पैथिक जो नर्व्स होते हैं उनके नर्व्स में कोलिन होता है। ठीक है, कोलिन स्टोर होता है और उसी कोलिन में एसिटिलकोलिन ए केमिकल भी पाया जाता है। यानी कोलिन में एसिटिलकोलिन ए केमिकल पाया जाता है और ये दोनों जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, कह लो तो रिएक्शन करके बनाते हैं एसिटिलकोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिलकोलिन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोलिन और एसिटिलकोलिन कोएंजाइम ए जब एक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, देन इसके प्रेजेंस में बना देते हैं एसिटिलकोलिन। बहुत ही सिंपल। अब एसिटिलकोलिन बन गया, ठीक है, सिंथेसिस हो गई एसिटिलकोलिन की। स्टोरेज पे चलता है क्योंकि अब उसको संग्रहित करके रखना है। स्टोरेज क्या होगा? नर्व टर्मिनल्स में पैरासिम्पैथिक के जो नर्व टर्मिनल्स हैं वहाँ पे इनके स्टोरेज होता है अबाउट 5 to 1000 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 500 से 1000 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्टोरेज हो जाते हैं। और एक्सोसाइटोसिस की जब क्रिया होती है, एक्सोसाइटोसिस को पता है बाहर निकालना है, एक्सो मतलब बाहर करना है, एग्जिट करना है। एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया होकर फिर ये रिसेप्टर पे, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। दिस इज अ सिंपल स्टोरेज। अब रिलीज को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस यानी कैल्शियम का ईसीएफ से आईसीएफ में जाना। अब आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक्सेप्टोरेशन आपने पढ़ा है, कैल्शियम जब तक ईसीएफ से आईसीएफ में जाता है तब तक जनरेट होता है, नहीं होता है गाइस। तो उसी तरह से जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, कैल्शियम ईसीएफ से आईसीएफ में चला जाता है और पोटेंशियल हो जाता है जनरेट। दूसरी बात एक्सोसाइटोसिस की कर लें तो जो ये कैल्शियम आईसीएफ में आया है ये चला जाता है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। आपको पता है प्री और पोस्ट क्या होता है? रिसेप्टर से पहले ये प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, और वो रैप्चर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आपको थोड़ी सी याद होंगी एक्शन पोटेंशियल की चीज़ें, मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई थी कि कैल्शियम कैसे आएगा तो फिंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया कैसे होगी, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट कैसे वो रैप्चर होने लगेंगे, सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट रैप्चर होगी और एसीएच रिलीज हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट आप जानते हो, इन दोनों के बीच के जंक्शन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंच गया है एसीएच। अब रिसेप्टर, अब ये पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा जो है निकोटेनिक और मस्कुरेनिक। ठीक है, एन और एम रिसेप्टर। ठीक है, इन दोनों पे बाइंड करके अपने कोलिनर्जिक रिस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करने लगेगा। अब आता है एसिटिलकोलिन स्टीरेज। व्हाट दिस इज, क्या है ये एसिटिलकोलिन स्टीरेज? ट्रांसफरेज तो समझ में आया, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। ट्रांसफरेज एसीएच को बना रहा है जहाँ पे कोलिन स्ट्रेस मार रहा है। ध्यान समझना, यहाँ पे स्टीरेज है तो स्टीरेज इस्टर जो ग्रुप लगे होंगे एसिड का, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा तो एसिड खराब हो जाएगा और ट्रांसफरेज को बनाने में मदद करता है। देखिए एसिटिलकोलिन स्ट्रेस क्या करता है? एसिड को डिसोसिएट कर देता है, तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है, कह लो एसिटिक एसिड में और कोलिन में। अब अगर ये डिसोसिएट हो गया, मेटाबोलाइज्ड हो गया या फिर आप कह लो डिग्रेडेड हो गया, जो भी आप कह लो,
तो इस वजह से क्या होगा, इसकी एबिलिटी कमजोर हो जाएगी रिसेप्टर पे बाइंड करने की। अब जो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं करेगा तो एक्शन आएगा गाइस नहीं। तो यहाँ पे एसिटिल कोलिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से डिसीज काफ़ी हो जाएंगे। और दोनों केस हो सकता है, अगर एसिटिल कोलिन ज़्यादा भी हो गया तो भी बीमारी है, कम हो गया तो भी बीमारी है। पर अभी यहाँ पे हम कम की बात कर दी क्योंकि यहाँ पे डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, उसके अमाउंट के लेस होने की बात कर रहे हैं जिससे डिसीज कॉज कर सकती है। सिंपल सी चीज़ है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझिए, देखिए सिंपल सा चीज़ है यार कि स्टोरेज आपको पता चल गया और सिंथेसिस पता चल गया, इसमें तो आपको समझाना है नहीं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन्हीं को समझाता हूँ। स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, तो कैल्शियम का ECF में ICF में आना, ये आपको समझ में आ गया। प्रोटीन जनरेट होना ये भी आ गया, तो ये क्लियर है। चलते हैं एक्सोसाइटोसिस में। एक्सोसाइटोसिस में जो ये कैल्शियम आया है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है, ये क्या करेगा, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट को रैप्चर करने लगेगा, यानी ये रैप्चर होने लगेगा इस। अब ये रैप्चर होने लगेंगे तो ACH निकलेगा। अब ACH निकल के कहाँ बाइंड करेगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा। पहले तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा, एक थोड़ा सा आप पहले जाओ ना, रिसेप्टर वगैरह पहुंचाओ। अभी आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट पहुंचाओ तो ACH कहाँ जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। जैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा, अब उसको कहाँ जाना है, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होना है। तो अब उसके बाद ये N और M रिसेप्टर पे बाइंड होगा। इसको याद रखना, निकोटिनिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एसिटिल कोलिन में। जैसे वहाँ पे आपके अल्फा और बीटा थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे निकोटिनिक और मस्कुरेनिक है। अब एसिटिल कोलिन स्टेरस क्या करेगा, याद है आपको कि अगर यहाँ पे देर तक बैठा रहा कोई भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, तो क्या होगा, एक्शन बेकार भी हो सकता है, इन्हेंस कर सकता है, और वो भी हमारे लिए बेकार ही है। वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके से बेनिफिशियल तो नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत देर तक बाइंड करेगा तो टॉक्सिक क्रिएट हो जाएगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी, तो उसको मानना भी पड़ता है गाइस। इसीलिए यहाँ दिए जाते हैं एसिटिल कोलिन स्ट्रेस, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है गाइस, ये इसी ACH को मार देता है, इसकी डिग्रेडेशन कर देता है, इसको तोड़ देता है एसिटिक एसिड में एंड देन कोलिन में, और ये सारी चीज़ें फिर से रीअपटेक होना, फिर से सिंथेसाइज होना एसिटिल कोलिन का होने लगता है, वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज अ सिंपल थिंग्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें थी यार ये। अब इसके रिसेप्टर के बारे में थोड़ा देखना है, और अगले वीडियो में रिसेप्टर के बारे में ब्रीफ नॉलेज आएगा। तो अभी छोटा सा रिसेप्टर का नॉलेज देख लेते हैं। जो हमारा एसिटिल कोलिन होता है यानी ACH होता है, उसके रिसेप्टर्स होते हैं निकोटिनिक एंड मस्कुरेनिक। निकोटिनिक 2 तरह के, जैसे NM और NN, निकोटिनिक, मस्कुरेनिक और निकोटिनिक जो भी है यहाँ पे आगे आके वीडियो एक्सप्लेन होगा। निकोटिनिक में NN और NN आते हैं, मस्कुरेनिक में M1, M2, M3, M4, M5, M से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक कर दो, M लगा दो, हो गया मस्कुरेनिक रिसेप्टर पूरे क्लियर, ठीक है। तो अब रिसेप्टर्स के लोकेशन, उनके फंक्शन, उनके ऑरिजिन वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, और फिर से मुलाकात करके अच्छा लगा, थैंक यू।